नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है एनसीईआरटी क्लास 10 की हिस्ट्री किताब का। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बेसिक्स के बारे में हमने बात की। हमने देखा कि कैसे गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे शुरू किया। अब अगर आप बात करो तो ऑफिशियली आप कह सकते हो कि जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट है ये जनवरी 1921 में शुरू हुआ। अलग अलग सोशल ग्रुप्स इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये अलग बात है कि इन अलग अलग सोशल ग्रुप्स की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने स्वराज के कंसेप्ट के नारे को हाँ बोला। अब इन सब लोगों के लिए स्वराज का मतलब अलग था। दो दो मेजर ग्रुप्स थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस और खिलाफत के मुद्दे को मिलाना। ये तो भाई देखिए, खिलाफत का मुद्दा तो सीधे सीधे रिलीजन के साथ रिलेटेड था, लेकिन खिलाफत के मुद्दे को एक मिनट के लिए साइड हटा के इंडिया के अंदर जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स इन्वॉल्व हो रहे थे उनका क्या आप कह सकते हो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था इस मूवमेंट में इन्वॉल्व होने का। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट इन द टाउन्स। अगर आप बात करो तो ये जो मूवमेंट था वो मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन के साथ शुरू हुआ शहरों में। हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स को छोड़ दिया, ठीक है, कॉलेजेस को छोड़ दिया, हेड मास्टर्स और टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी, बहुत सारी जगहों पे काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया गया। अगर आप मद्रास की प्रोविंस को छोड़ दो तो हर जगह पे काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट किए गए। मद्रास में काउंसिल इलेक्शन इसलिए नहीं बॉयकॉट किए गए, जहां पे जस्टिस पार्टी पावर में थी, जस्टिस पार्टी में ब्राह्मण्स नहीं थे। बेसिकली ये जो जस्टिस पार्टी थी ये नॉन ब्राह्मण से मिल के बनी हुई थी। आप कह सकते हो कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनसे मिलकर बनी हुई थी, और इन क्लासेस को ये लग रहा था कि अगर हम काउंसिल में एंट्री मान लेते हैं तो हम अंग्रेज़ों की गुड बुक्स में रहेंगे, और अगर हम अंग्रेज़ों की गुड बुक्स में रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो कास्ट ऑर्थोडॉक्सी है उसके अगेंस्ट हम लड़ पाएंगे। तो एक मद्रास को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह पे कहीं ना कहीं ये जो गांधी जी की कॉल थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, इसको जवाब दिया गया। आगे बात की जाए तो देखिए, जो इफेक्ट्स थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बड़े थे। इकोनॉमिक फ्रंट पे काफ़ी कुछ हुआ। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया, लिक्वर शॉप्स को पिकेट किया गया। पिकेट क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस ऑफ अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। यानी कहने मतलब ये है कि एक शॉप के बाहर, मान लीजिए कोई लिक्वर की शॉप है, दारू की शॉप है, उसके बाहर आप खड़े हुए हो, आप झंडे लेके खड़े हो और आपने वहाँ पे इंडिया के लोगों को जाने नहीं देना है। आप बोलोगे कि ये शॉप्स फॉरेन की ब्रांड की है, ये सही नहीं है, इसको मत खाओ। मतलब कि आप एजिटेशन कर रहे हो, आप उस शॉप को तोड़ नहीं रहे हो, ना ही आप उस शॉप को खुलने से रोक रहे हो, लेकिन इंडियंस को वहाँ पे जाने नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं इंडियंस को कन्विंस कर रहे हो कि इस शॉप के सामान को इस्तेमाल मत करो। बहुत सारे फॉरेन क्लोथ्स को लेके आया गया, बड़े बड़े ह्यूज बॉनफायर्स लगाए गए और वहाँ पे उनको जला दिया गया। आप देखोगे फॉरेन से जो कपड़ा इंडिया में अंदर आता था वो आधा हो गया 1921 से लेकर 1922 में। पहले इसकी वैल्यू थी 102 करोड़ का कपड़ा आता था इंडिया में, फिर वो 57 करोड़ का ही कपड़ा आ रहा था इंडिया के अंदर। बहुत सारी जगहों पे जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने फॉरेन गुड्स में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करने से मना कर दिया। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे हर्षित द्विवेदी एजुकेशन चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की वीडियोस काफ़ी बना रखी हैं, काफ़ी बन रही हैं। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, सतीश चंद्र की मिडिल हिस्ट्री चल रही है, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स चल रही है। धीरे धीरे वीडियोस बन रही हैं, आपके प्रीलिम्स से पहले मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अलग अलग प्रकार से मैसेजेस के थ्रू, फोटोज वीडियोस के थ्रू आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा आगे लाइव भी आऊँ। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं उनकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवाता हूँ। यूट्यूब जो कि सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस नहीं भेजता है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करने में ये कन्वीनियंस है कि आपको, सॉरी, टेलीग्राम पे फॉलो करने में ये कन्वीनियंस है कि आपको लेक्चर्स की नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगी। अब आप देखो तो जैसे जैसे ये बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड होगा, ठीक है ना, जो लोग हैं वो इम्पोर्टेड क्लॉथ्स को यूज़ करना बंद कर देंगे और केवल इंडियन क्लॉथ्स को वेयर करना शुरू कर देंगे, ऐसा यहाँ पे सोचा गया। तो बेसिकली इस स्वदेशी मूवमेंट और जो स्वदेशी मूवमेंट तो खैर चलिए 1905 का था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जब विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट हुआ तो स्वदेशी कपड़ों की डिमांड बढ़ी। तो ये सोचा गया कि भाई इंडियन मिल्स लगेंगी, इंडियन हैंडलूम्स लगेंगी। कहीं ना कहीं ये हुआ भी, बट उस लेवल पे नहीं हुआ। ओके, शुरुआत में जितनी तेजी से ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बढ़ा, आगे उतनी तेजी से सस्टेन नहीं हो पाया।
चूंकि सस्टेनेबल था नहीं ये मूवमेंट, जो खादी क्लॉथ था जिसको आपने प्रोपोगेट किया अंग्रेजों के मिल मेड क्लॉथ को रिजेक्ट करके, अभी अंग्रेजों का मिल मेड क्लॉथ था सस्ता और खादी क्लॉथ था महंगा, एक्सपेंसिव। चूंकि ऑब्वियसली बात है पूरे के पूरे आपके लेबर पे खादी क्लॉथ प्रोड्यूस हो रहा था तो काफ़ी महंगा था। जो मास प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ था वो सस्ता था। गरीब आदमी ये मास प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ तो अफोर्ड कर सकता था, खादी का कपड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए बहुत लंबे समय तक मिल्क क्लॉथ को बॉयकॉट कर पाना मुश्किल था। फिर ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट कर पाना बहुत मुश्किल था। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन को बॉयकॉट कर रहे हो तो आपको उसका अल्टरनेटिव चाहिए। तो अगर आपको ब्रिटिश लॉ कोर्ट्स को बॉयकॉट कर रहे हो तो आपको इंडियन लॉ कोर्ट्स चाहिए। आप देखोगे हमारे वकील जो कि पहले ब्रिटिश लॉ कोर्ट में काम करते थे, जब ब्रिटिश लॉ कोर्ट्स के अलावा दूसरे लॉ कोर्ट बने ही नहीं इंडिया में तो वो वापस जाके ब्रिटिश कोर्ट्स में काम करने लगेंगे। ब्रिटिशर्स के स्कूल्स, ब्रिटिशर्स की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, वहाँ पे टीचर्स जाके फिर से पढ़ाने लगेंगे क्योंकि इंडियन वर्जन वाली यूनिवर्सिटी उतनी ज़्यादा बन नहीं पाई। तो धीरे धीरे देखोगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स, लॉयर्स ये सब वापस गवर्नमेंट कोर्ट्स जाके ज्वाइन कर लेंगे, टीचर्स फिर से गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस जाके ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिव नहीं मिल पाए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कूद तो पड़े बट बाद में उसके डिजायर्ड इफेक्ट्स नहीं निकल पाए, उनको अल्टरनेटिव नहीं मिल पाए प्रॉपर। फिर बात की जाए रेबेलियन इन द कंट्री साइड, सिटीज से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है थोड़ा बहुत कंट्री साइड में गाँव के इलाकों में भी फैलना शुरू हुआ। यहाँ पे पीजेंट्स, ट्राइबल्स भी किसी ना किसी तरीके से इस मूवमेंट में जुड़ने लगे, लेकिन अलग अलग देश के भागों में अलग अलग मैनिफेस्टेशंस थे यहाँ पे वॉर के। अवध में क्या हुआ कि पीजेंट्स को लीड कर रहे थे एक लीडर बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे, पहले फिजी में ये लेबरर की तरह काम कर चुके थे। इन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर दिया तालुकदार्स के अगेंस्ट और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, और उन तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट जो कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ रेंट मारते थे पीजेंट से। पीजेंट्स का शोषण होता था, अत्याचार होता था, ये तो आपको पता ही है। और इस शोषण और अत्याचारों में ताल्लुकदार, ज़मींदार, लैंडलॉर्ड्स का क्या रोल है, इसके बारे में भी मैंने पहले बहुत बात की है स्पेक्ट्रम की सीरीज़ में, एनसीईआरटीज़ की बेसिक सीरीज़ में अगर आपने देखा है तो। इन पीरियड से बेगार कराया जाता था। बेगार क्या है? लेबर दैट विलेजेस आर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। बेगार मतलब कि आपसे काम करवाया जा रहा है बट आपको काम के पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो लैंडलॉर्ड के फॉर्म पे जाके काम करो, उसके पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। फिर ये जो टीनेंट्स थे, अगर काम करने के पैसे मिलते भी थे किसी जगह पे तो कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं था। आज नौकरी है, कल नौकरी नहीं है। जो टीनेंट्स हैं उनकी ज़मीन उनको दी गई, कभी भी उनको उनकी ज़मीन से निकाल दिया गया। टेनेंट्स मतलब जिनको इन ज़मींदारों ने लैंड लीज कर रखा है, तो जब तक उस लीज लैंड पे टेनेंट्स इन ज़मींदारों को पैसा दे रहे हैं तब तक तो ठीक है, नहीं दे पाए तो लैंड वापस छीन लिया जाएगा। तो इस प्रकार की बहुत सी इनसिक्योरिटी उस समय पे एग्जिस्ट करती थी। आगे बात की जाए, ये जो पीजेंट मूवमेंट हुआ, इस पीजेंट मूवमेंट में रेवेन्यू की रिडक्शन तो बात की गई। ये बोला गया कि भाई हमें आप जो भी ज़मीन लीज पे दे रहे हो उस पर हम जो भी पैदावार कर रहे हैं, इस पैदावार का कम परसेंटेज हमें आपको टैक्स की तरह देना पड़े। ये तो इन पीजेंट्स की डिमांड थी। फिर पीजेंट्स की डिमांड थी कि भाई बेगार को आप एबॉलिश कर दो, मतलब ये जो फ्री में कभी कभी आप हमसे काम करवाते हो ये सब चीज़ें अबॉलिश करो। दूसरा, सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। जो ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स थे जिनको बिल्कुल भी ये पीजेंट्स पसंद नहीं करते थे, कहीं ना कहीं उनको पूरी तरीके से बॉयकॉट करने में बैठे थे लोग। लोगों को ये लैंडलॉर्ड्स फूटी आंख नहीं सुहाते थे। कई जगहों पे नई धोबी बंस ऑर्गेनाइज किए गए पंचायत के द्वारा, ताकि लैंडलॉर्ड्स के पास इवन आप कह सकते हो बाल काटने वाले और धोबियों की अवेलेबिलिटी भी ना हो सके। तो मतलब इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो पीजेंट तबका था उसका गुस्सा किस पे फूटा? अंग्रेजी सरकार पे फूटने के बजाय जमींदार और लैंडलॉर्ड से फूटा। जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, गांधी जी ने ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया था ना, ये अंग्रेजी सरकार के अगेंस्ट शुरू किया था, ना कि जमींदारों के अगेंस्ट और ताल्लुकदारों के अगेंस्ट। फिर जून 2020 की बात है, जवाहरलाल नेहरू जी निकले अवध के गांव में जा जाके वो विलेजर्स से साथ बात कर करके उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक लीडर जो लोगों को लीड करता है उसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यही होती है कि वो इस बात को समझने की कोशिश करे कि जिन लोगों को वो लीड कर रहा है उनकी परेशानियां क्या है, और फिर उनको परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश करी जाए। अक्टूबर तक आप देखो, अक्टूबर 2020 की बात हो रही है, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है ना, ये हेड कर रहे थे अवध किसान सभा को। ओके, इस अवध किसान सभा को सेटअप किया गया था, जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे, इसमें बाबा रामचंद्र कुछ और लोग भी इन्वॉल्व थे। आप देखो इस अवध किसान सभा की 300 ब्रांचेस अलग अलग विलेजेस में खोली गई। जब आप देखोगे कि जनवरी 1921 के लगभग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट मिलके शुरू होगा ना, उस समय पे अवध में
ये जो ब्रूइंग आप कह सकते हो डिसकंटेंट था, उसका फ़ायदा उठाया अवध किसान सभा ने और जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स ने, और उसको जोड़ दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये पीजेंट्स अपना भला चाहते थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सिद्धांत इन पीजेंट्स को या तो समझ में आए नहीं, या फिर ये समझना ही नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं इनके लिए अपनी परेशानियों का निरावरण बहुत जरूरी था। देखिए, पीजेंट तबका बहुत एक्सप्लॉइटेड तबका था। इसको बहुत प्रकार से पैसों के मामले को लेकर और अलग अलग चीजों को लेकर अंग्रेजों ने एक्सप्लॉइट किया था। तो ये अपने प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व करना चाहते थे, और इसीलिए ये पीजेंट मूवमेंट कुछ कुछ समय पे ऐसी तरीके से आगे आया कि कांग्रेस की लीडरशिप, गांधी जी, नेहरू साहब खुश नहीं हुए। जैसे कि आप देखोगे, जब मूवमेंट 1921 में पीजेंट्स के बीच में फैलना शुरू हुआ, तो इन पीजेंट्स ने ताल्लुकदार, जमींदार, मर्चेंट्स के यहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिया। बाजारों में लूटपाट मचने लगी। जो ग्रेन होर्ड्स थे इन बड़े बड़े जमींदारों के, उनके ऊपर कजा अटैक किया और क्रेन चुरा ले गए। तो इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें होने लगी। क्योंकि देखिए, ग्रेन चुरा के पीजेंट्स खुश हो जाते थे, इनके घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, कम से कम अनाज मिल जाएगा। कम से कम किसी भी प्रकार से ज़मींदार और ताल्लुकदार से अगर बदला ले लें तो इनके मन को शांति मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें होने लगी। बहुत जगहों पे तो लोकल लीडर्स ने गांधी जी को ये भी बताया कि ये पीजेंट्स गांधी जी के नाम का गलत प्रयोग करके वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं, और ये बात गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। यहाँ पे 1958 का एक इवेंट दे रहा है, वल्लभ भाई पटेल जी की बात की जा रही है। ऑब्वियस सी बात है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात ये नहीं है। 1928 में बरदोली नाम की जगह पे वल्लभ भाई पटेल जी ने एक मूवमेंट लेड किया गया था, एक रेवोल्यूशन लेड किया गया था। गुजरात का एक तालिका है बरदोली, वहां पे इसको बरदोली सत्याग्रह बोला था। लैंड रेवेन्यू इनहेंसमेंट के अगेंस्ट था ये मूवमेंट। और जब बरदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी लीडरशिप दिखाई, तो कहीं ना कहीं दुनिया भर में, देश भर में वल्लभ भाई पटेल को एक इंपॉर्टेंट लीडर माना गया। गांधी जी की नजरों में भी उनकी इमेज काफी ऊपर गई। बरदोली सत्याग्रह के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैंने वीडियो बना रखी है, बरदोली सत्याग्रह 1928, रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये वीडियो बनी हुई है, आप जिसमें चाहे उसमें देख सकते हो। ठीक है ना भाई? तो ये सब बातें आप बताइए। उसके बाद अगर आप देखो, एक नोट दे रखा है यहाँ पे, 6 जनवरी 1921 को यूनाइटेड प्रोविंसेस में एक इवेंट हुआ। यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब आज का उत्तर प्रदेश। क्या हुआ कि रायबरेली के पास कुछ पीजेंट्स पे गोलियां चलाई गई। जवाहरलाल नेहरू जी जब वो सीन पे गए, ओके, तो पुलिस ने उनको रोक दिया गया। गोलियां चलवा रही थी, पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। नेहरू जी को यहाँ पे गुस्सा आ गया। जब नेहरू जी को वहाँ पे गुस्सा हो गया, थोड़े से यहाँ पे वायलेंट हो गए। लेकिन बाद में नेहरू जी को गांधी जी की बात याद आई, और फिर देखिए यहाँ पे नेहरू जी क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। बोले, दे बिहेव्ड एज ब्रेव मैन, calm and unruffled in the face of danger. I do not know how they felt, but I know what my feelings were. कहने मतलब ये था कि जिन लोगों को मारा जा रहा था, जिन लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी, वो ब्रेवली अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, चुपचाप बैठे थे, वायलेंस नहीं कर रहे थे। लेकिन जब जवाहरलाल, देखिए, ये जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, भले ही जवाहरलाल नेहरू जी बाद में प्रधानमंत्री बने, लेकिन मूवमेंट के समय पे, रेवोल्यूशन के समय पे इन्होंने भी डंडे खाए हैं, इन्होंने भी अरेस्ट को झेला है, इन्होंने भी उतने ही अत्याचार झेले हैं। आज की डेट में पॉलिटिकल, आप कह सकते हो कि माइलेज को लेने के लिए नेहरू जी को गरिया दिया जाता है, बट नेहरू जी बड़े पैट्रियट थे। वो अलग बात है कि आज़ादी के बाद इन्होंने कुछ गलत डिसीजंस ले लिए, जो कि कोई भी लीडर ले सकता है, बट उनके पैट्रियोटिज्म पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो भाई यहाँ पे नेहरू जी क्या बोल रहे हैं? नेहरू जी ये बोल रहे हैं कि जब भी, देखिए, वो एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह इस इवेंट को बता रहे हैं कि कहीं पे मान लीजिए कोई एजिटेशन हुआ, उस एजिटेशन के अगेंस्ट ब्रूटल सप्रेशन होगा, लाठी चार्ज होगा। उस लाठी चार्ज में डंडे भी पड़ेंगे, आपको चोट लग सकती है, जेल में उठा के डाले जा सकते हो। तो यहाँ पे नेहरू जी क्या बोल रहे हैं कि जब हमारे ऊपर डंडे बरस रहे थे तो मेरे दिमाग के अंदर गुस्सा आया, लेकिन उस गुस्से में मैंने एक इंसान को याद किया, महात्मा गांधी को याद किया, और महात्मा गांधी की टीचिंग्स को याद की। और महात्मा गांधी की टीचिंग्स क्या बोलती हैं कि रियल सत्याग्रही वही है जो अपने एग्रेसर के अगेंस्ट अटैक नहीं करेगा, अपने एग्रेसर को कन्विंस करने की कोशिश करेगा, उसके अगेंस्ट वायलेंस नहीं करेगा। तो नेहरू जी ने बोला कि जब मुझे गुस्सा आया तो मेरे अंदर एक वीकनेस आई, कमजोरी आई, और उस कमजोरी के अंदर मेरा भी मन किया वायलेंस करने का, लेकिन मैं सही समय पे संभल गया। और जो बाकी गांधी के फॉलोअर्स थे, जो कि वहां पे एजिटेशन कर रहे थे, वो भी गांधी जी के व्यू पॉइंट को ही फॉलो कर रहे थे। समझ गए? मतलब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी अपने एक एक्सपीरियंस के थ्रू गांधी जी के पॉइंट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर जगह ये ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्राइबल पीजेंट्स की बात कीजिए, तो ट्राइबल पीजेंट्स ने गांधी जी के मैसेज को गलत प्रकार से समझा। उन्होंने गांधी जी के स्वराज के मैसेज को कुछ अलग ही प्रकार से समझ लिया।
गुदम हिल्स नाम की जो जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे एक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट शुरू हुआ अर्ली 1920s में, और वो एक ऐसे फॉर्म में शुरू हुआ जिस फॉर्म को कांग्रेस ने कभी भी अप्रूवल नहीं दिया था। फिर फॉरेस्ट इलाकों में क्या था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने टिम्बर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया था। वहाँ पे ट्राइबल्स का घुसना मना था, अगर घुस भी गए हो तो आप लकड़ियाँ अपनी झोपड़पट्टी तक बनाने के लिए नहीं काट सकते। इस प्रकार के उल्टे सीधे नियम कानून अंग्रेजी सरकार लेके आई थी। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट की इस प्रकार की पॉलिसी से लोग काफ़ी परेशान थे। ये लोग अपनी भेड़ बकरियों को लेके चराने नहीं जा सकते, ना ही फ्यूल वुड इकट्ठा कर सकते हैं, ना ही फल तोड़ सकते हैं। तो इस बात पे ऑलरेडी जो फॉरेस्ट के लोग थे वो काफ़ी नाराज़ थे। जो हिली पीपल थे जहाँ पे फॉरेस्ट थे वो भी बहुत नाराज़ थे। कहीं ना कहीं इन लोगों को ये लग रहा था कि भाई हमारे तो पूर्वज हजारों सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, ये बाहर के गोरे आके हमें हमारे ही राइट्स छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे नजर आया, वहां पे इन लोगों को एक रास्ता दिख गया अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों से जूझने का। फिर इन ट्राइबल लोगों से बेगार की प्रैक्टिस भी कराई जाती थी। अगर कहीं रोड बन रही है या फिर गवर्नमेंट की कोई और बिल्डिंग बन रही है तो इनको बुला के काम करवाया जाता था। इन ट्राइबल पीपल को, हिली पीपल को पैसे भी नहीं दिए जाते थे इन सब कामों के। तो इसके चलते हिल पीपल और फॉरेस्ट पीपल ने यहाँ पे रिवॉल्ट कर दिया। और इन हिल पीपल की लीडरशिप में एक इंसान उभर के सामने आया जिसका नाम है अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू ने लोगों के बीच में अपनी फैन फॉलोइंग बनाई। अलूरी सीताराम राजू का यह बोलना था कि इसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करता था। ये बोला जाता था कि अपनी मैजिकल पावर्स के थ्रू बीमार लोगों को ठीक भी कर सकता है। लोगों का यह मानना था कि अलूरी सीताराम राजू के ऊपर गोलियों का फर्क नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं अलूरी सीताराम राजू को ये जो हिल के लोग थे ना, ये गॉड का एक रूप मानते थे। अगर आप बात करो अलूरी सीताराम राजू की, तो अलूरी सीताराम राजू ने भी गांधी जी के नाम का प्रयोग किया और उसने बोला कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा है ये बिल्कुल सही है। उसने बोला कि लोगों को खादी पहननी चाहिए, उसने बोला कि लोगों को शराब पीनी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अलूरी सीताराम राजू ने एक चीज ऐसी बोली जो कि ना कभी गांधी जी ने बोली थी और ना ही कांग्रेस के कोई और लीडर उस समय बोल रहा था। वो ये था कि भाई हम इंडिया को तभी आज़ाद करा सकते हैं जब हम फोर्स का इस्तेमाल करें, नॉन वायलेंस का नहीं। तो मतलब गांधी जी का पूरा मूवमेंट नॉन वायलेंस पे बेस्ड था। और यहाँ पे अलूरी सीताराम राजू ने क्या बोला कि फोर्स का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो गुदम रेबल्स थे अलूरी सीताराम राजू के अंदर आंध्र प्रदेश में, इन्होंने पुलिस स्टेशन पे कब्जा किया, कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने की कोशिश की, गोरिल्ला वॉरफेयर किया अपने इलाके में स्वराज को स्थापित करने के लिए। फाइनली अलूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया गया और 1924 में इसको फांसी पे चला दिया गया। लेकिन ये उस इलाके में फोक हीरो बन के रह गया है। आज की डेट में भी आंध्र प्रदेश की जो गुदम हिल्स का इलाका है वहाँ पे अलूरी सीताराम राजू की जो कहानियां हैं वो फेमस है, बच्चों के बीच में सुनाई जाती हैं। आगे बात की जाए स्वराज इन द प्लांटेशंस, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग अलग जगहों पे किस किस प्रकार से निकल के आ रहा था उसकी बात की जा रही। प्लांटेशन समझते हैं ना कि किसी एक बड़े इलाके पे आप कॉमर्शियल बेसिस पे कोई चीज़ उगा रहे हो। तो आप आसाम में चले जाओ, साउथ इंडियन स्टेट्स में चले जाओ, तो वहाँ पे आपको चाय के बागान मिल जाएंगे, कॉफ़ी के बागान मिल जाएंगे, शुगर केन के बागान मिल जाएंगे, रबड़ के बागान मिल जाएंगे। ये सब क्या है? ये सब है भाई आपके प्लांटेशंस। अब बात यह है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग आइडिया था गांधी जी के स्वराज को लेकर। तो ये जो वर्कर्स प्लांटेशन में काम करते थे इनका अपना अलग सोचना था। आसाम में प्लांटेशन वर्कर्स के हालात बहुत खराब थे, पैसे कम दिए जाते थे, ज़्यादा लंबे समय के लिए काम कराया जाता था और उनकी मूवमेंट को ब्लॉक करके रखा गया था। मतलब ये प्लांटेशन वर्कर्स प्लांटेशन छोड़ के नहीं जा सकते हैं, अगर जाना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन इनको मिलती नहीं थी। तो यहाँ पे इन प्लांटेशन वर्कर्स ने स्वराज का मतलब समझा राइट टू मूव फुल्ली, मतलब कि ये जो प्लांटेशन में इन लोगों को दबा के बंद करके रखा गया था, ये इस भीड़ से बाहर निकलना चाहते थे। कहीं ना कहीं जिस गांव से वो इन प्लांटेशन में काम करने आए थे, ये सोच के कि अच्छे पैसे मिलेंगे और बाद में इनको लगा कि भाई उल्लू बन गए, ये लोग अपनी जगहों पर वापस जाना चाहते थे। तो एक इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट था 1859 का, जिसमें प्लांटेशन वर्कर्स को ये परमिशन नहीं थी कि वो जिन प्लांटेशंस में काम करते हैं उनको छोड़ के जा सके। लेकिन छोड़ के तो ये लोग जाना चाहते थे। जब छोड़ के जाने की कोशिश की तो इनको यहाँ पे रोक दिया गया। जब इन प्लांटेशन वर्कर्स को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चला, हजारों की तादाद में ये प्लांटेशन वर्कर्स ने अथॉरिटीज की बात को इग्नोर किया और प्लांटेशन छोड़ के अपनी घर की तरफ चलना उन्होंने शुरू कर दिया। उनको लगा कि गांधी राज आने वाला है,
अब वो अपने गांव में जाएंगे, उनके गांव में उनको खेतीबाड़ी करने के लिए कुछ ज़मीन मिलेगी, वो ज़मीन में खेतीबाड़ी करेंगे, आराम से जिएंगे। लेकिन ये कभी अपनी डेस्टिनेशन पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तब रेलवेज भी बंद थी, स्टीमर भी बंद थी, तो अपने गांव में पहुंचोगे कैसे? तो ये लोग ज़्यादा आगे जा ही नहीं पाए। बाद में इनको पुलिस ने रोक लिया, बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया और वापस ले जाके प्लांटेशन में खोस दिया गया। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये जो हिल में हुआ, गुदेम हिल्स में, ये जो प्लांटेशन वर्कर्स ने किया, ये सब तो कांग्रेस के प्रोग्राम में था ही नहीं। तो देश के जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे वो कांग्रेस के प्रोग्राम को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे। मतलब उनको ये लग रहा था कि अब इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चलते उनकी जितनी भी परेशानियां हैं, उनकी जितने भी स्ट्रगल्स हैं, वो ख़त्म कर जाएंगे। कहीं ना कहीं गांधी जी के नाम को लेके ये लोग मूवमेंट करते थे, स्वतंत्र भारत की ये लोग डिमांड करते थे, बट एक एलिमेंट था जो इनको साथ में जोड़ रहा था, वो था ऑल इंडिया एजिटेशन। कहते हैं ना कि नेशन स्टेट की नेसेंट भावना यहाँ पे पैदा हो रही थी, जो कि यूरोप में देखने को मिली थी, वो यहाँ भी पैदा हो रही थी। इनको लग रहा था कि एक फॉरेनर कॉमन एनिमी है, इसको हटाना है। ठीक है, और जब वो गांधी जी का नाम ले रहे थे तो कहीं ना कहीं वो गांधी जी के साथ, कांग्रेस के साथ अपने आप को एसोसिएट कर रहे थे और अपनी इमीडिएट लोकेलिटी को छोड़ रहे थे। अब हम लोग चलेंगे टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस।